यस, नाउ माई वॉइस इज ऑडिबल। हेलो, कैसे हैं सभी? तो क्लास 11th का फिजिक्स का जेई के लिए हमारा चल रहा है बेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। एंड नाउ वी आर ऑन द टॉपिक वर्क एनर्जी पार, और उसका भी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोगों को पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि इस पूरे चैप्टर का जिस्ट है यार। इस पूरे चैप्टर का एक सबसे शानदार टॉपिक जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वो वर्क एनर्जी थ्योरम को आज हम समझ लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को हमें अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। और ये ऐसी थ्योरम है यार जो कि 11th क्लास में यूज़ तो आएगी, 12th तक तुम्हारे को वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं ना कहीं एक स्मॉल पीसेज में मिलने वाली। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को बहुत ढंग से हमारे बच्चों को सबको समझ लेना है, इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है। ओके फाइन, शेल वी स्टार्ट, कम ऑन। तो व्हाट दिस थ्योरम सेज, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है, तो क्या कहेगी उस पे तो मैं चल ही रहा हूं, बट इधर 2-3 बातें मैं इतनी इंपॉर्टेंट आज करने वाला हूं जिसका मुकाबला नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम, फाइन फाइन। देखो भाई, देखो जी, क्या होता है कि सर पहले मैं लिखता हूं वर्क डन नेट, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन नेट का क्या मतलब हुआ? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज यस, सो वी वर डिस्कसिंग कि दैट वर्क एनर्जी थ्योरम, और कहा W नेट मतलब वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम जानते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहां तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, पर मैं 1-2 बातें बस फटाफट टच करना चाहता हूं कि सर हमने यहां पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ फोर्स। यार मैं वापस इसका एक लाइन कहना चाह रहा हूं बस, टाइप्स ऑफ फोर्स के अंदर तुम्हें क्या भूल नहीं जाना, वो है सर कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? तो सर कंजर्वेटिव फोर्स वो है जिसके अगेंस्ट वर्क डन, जिसके अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। याद आ गया ये बात? याद आ गया ये बात? इसके अंदर हम सबसे फेमस एग्जांपल्स दिया करते थे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्विकली समझा रहा हूं इस बात को। सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिसके अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि फ्रिक्शन, अगर मैं किसी बॉडी को स्मूथ सरफेस से मूव करा रहा हूं या फिर रफ सरफेस से मूव करा रहा हूं, तो क्या पाथ, जो पाथ मैंने फॉलोड किया है, क्या उस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा? क्या स्मूथ और रफ दोनों केसेस में पाथ, मतलब क्या स्मूथ और रफ दोनों पे मूव कराने के लिए वर्क डन सेम होगा बच्चों? नहीं, वर्क डन सेम नहीं होगा। सर रफ में वर्क डन ज्यादा होगा, स्मूथ में वर्क डन कम होगा। तो डेफिनेटली वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड अगर कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव में जो एग्जांपल आएगा वो आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। इज इट फाइन? करेक्ट है ना ये बात? तो बस अब मैं यहां पर ये लिखने के लिए ही ये करा हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे बोलते हैं नेट वर्क भाई। और सारे वर्क क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 0 3 कैटेगरीज में आते हैं, तो मुझे उसका जरूर ध्यान रखना है
कि कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है. फाइन विद दैट. सर वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्लस वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल इज इक्वल टू डेल्टा के. दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम. फाइन, फाइन, yes, yes, this is the point coming in. ओके जी, ओके जी, आ जाओ, आगे आओ, आगे बढ़ो. वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद अब मैं इसको अप्लाई करता हूं. कर दूं इसको अप्लाई? अप्लाई कर दूं. एक चीज मुझे हमेशा ध्यान रखनी है कि वर्क एनर्जी थ्योरम वहां पर लगेगी, मेरी बात सुन लेना, जहां पर भी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन होगी. मेरी बात सुनना, ये एक बहुत अच्छा मेथड है ये पता करने का कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहां लगानी है. ओके, फिर कहीं नहीं अटकेंगे हम. जहां पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है वहां पर इसको लगाना है. फाइन, शैल वी मूव? चलो जी, आ जाओ. फिर तो कोई बात ही नहीं है सर, समझ लेंगे. पहले सिंगल करेक्ट कराऊंगा, फिर सब्जेक्टिव कराऊंगा, मल्टीपल करेक्ट भी कराऊंगा. यही पैटर्न रखता हूं मैं हमेशा. A particle of mass m moving with the speed u, stopped by a force F in the distance x. If the stopping force is 4F, if the stopping force is 4F, जो F रोक रहा था उसको मैंने कर दिया 4F. तो भाई work done by the stopping force in the second case will be same of the first case. Work done by the stopping force in the second case is 2 times, or it is the half, or it is the 1/4. बात सुनो, स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, और फाइनली स्टॉप्ड की बात हुई है, मतलब फाइनल जीरो है. अच्छा, मतलब इनिशियल गिवन है, फाइनल को स्टॉप करना है, तो सर फिर क्या करना चाहिए वर्क डन के लिए हमें? सर वर्क डन के लिए हमें लगाना चाहिए थ्योरम. सर वर्क डन नेट जो होता है ना, वो डेल्टा के इक्वल होता है. इज डेल्टा के चेंजिंग? अगर तुमने एफ ज्यादा लगाया या कम लगाया तो डेल्टा के चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, वर्क डन तो चेंज नहीं होगा. इट इज इंडिपेंडेंट मेरे भाई. तुम रोकने के लिए क्या फोर्स लगा रहे हो, उससे वर्क डन को नहीं फर्क पड़ रहा है. द वर्क डन विल बी सेम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी विच इज सेम फॉर द एफ एंड फॉर द 4F. वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन. कितना अच्छी बात पहली बार में ही आ गई है इस क्वेश्चन से. देखें एक बार, आंसर भी चेक करें. ए सही है भाई. आगे चलते हैं, इनको अप्लाई करते हैं. बार बार सोचना है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो मेरे को वर्क एनर्जी थ्योरम हेल्प कर सकती है. देखते हैं. टू ऑब्जेक्ट्स आर इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. ऑब्जेक्ट 1 हैज अ ग्रेटर मास देन द ऑब्जेक्ट 2. फाइन. The same constant force acts on each object. The force is removed from each object after it accelerates over distance d. ठीक है. After the force is removed from both the objects. कौन सा स्टेटमेंट सही है, मेरी बात सुनिएगा. सर ये एक बॉडी है A और ये एक बॉडी है B. लेट्स से इसका मास है m1, इसका मास है m2, और हम कहना चाह रहे हैं कि m1 ज़्यादा है m2 से. गुड टू गो. अब इन दोनों को ही एक्सेलरेट किया सेम फोर्स ने. इन दोनों को ही एक्सेलरेट किया सेम फोर्स ने, और फिर ये इन दोनों को डी डिस्टेंस मूव कराया, दोनों से फोर्स हट गया. तो भैया मोमेंटम किसका ज्यादा है या काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा है, ये पूछा गया है. तो अब एक सर, सबसे पहले आप तो ये सारी बातें छोड़ो, मोमेंटम तो मुझे दिख ही रहा है सर, mv होता है, mv होता है. ठीक है. अब बात सुन लो यार, अब बात सुन लो जी. तुम बताओ, मास पहले वाले का ज्यादा है तो डेफिनेटली मोमेंटम भी उसका ज्यादा है, पर फोर्स तो कांस्टेंट लगा था ना दोनों पे से ही हटा तो है. दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या होगी, दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा. दोनों ही केस में वेलोसिटी क्या होगी, मतलब मोमेंटम किसका ज्यादा होगा. साफ दिख रहा है पहले वाले का मोमेंटम ज्यादा होगा सर, मास ज्यादा है, बात खत्म हुई. सर ठीक है, चलो ये तो हमने मान लिया कि मोमेंटम पहले वाले का ज्यादा है क्योंकि मास ज्यादा है, पर फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या कहोगे. तो मैं ये कह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का इक्वेशन पता है तुम्हारे को, p²/2. अब तुम कह रहे हो k1 p1 m1, तुम कह रहे हो p1 बढ़ गया तो k1 भी बढ़ गया, फिर तुम कह रहे हो m1 भी बढ़ गया, तो सर यार वो से तो ये तो सेम रहा ना.
काइनेटिक एनर्जी तो उस केस में सेम रही ना, तो ये दोनों ऑप्शन हटे क्यों, मुझे बताओ। तुम सबसे पहले मोमेंटम की तरफ मूव किया, तुमने कहा सर मास पहली वाली बॉडी का ज़्यादा है दूसरी से, तो फिर तुमने मुझे यहाँ कहा कि सर P1 बड़ा है P2 से, आंसर मार्क कर दो। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये आंसर भी है, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर भी है। पर फिर हमारे दिमाग में आया सर आप काइनेटिक एनर्जी को कैसे छोड़ रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे रहा हूँ ना, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन नहीं दूंगा। अगर मोमेंटम ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, अगर मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी कम, तो मतलब ओवरऑल रिमेन सेम। तो फिर ये तो बोल रहे हैं ज़्यादा या कम, हटाओ दोनों ऑप्शन को मेरा भाई। आगे बढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि ग्राफ के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का एरिया हमें वर्क देता है। आइए देखते हैं, अ ग्राफ बिटवीन अ रेजिस्टिव फोर्स F on a body and the distance covered by the body is shown. The mass of the body is 25 kg and the initial velocity is 2 meter per second. Fine. When the distance covered by the body in 4 meter, अच्छा ओके, काइनेटिक एनर्जी पूछिए ना फाइनल, काइनेटिक एनर्जी पूछिए ना फाइनल। सर वर्क डन नेट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सर वर्क डन नेट प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल। ओके सर, वर्क डन नेट कैसे निकालें सर, ग्राफ विल गिव यू दी वर्क डन नेट ना, इजी। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर बेस इज 4, हाइट इज 20 एंड इट कम्स आउट टू बी 40। फाइन, 40 जूल, 40 लिख दीजिए सर, प्लस सर हाफ एम वी स्क्वायर, सर हाफ एम यू स्क्वायर। सर अब इन्होंने सब कुछ दिया है, क्यों दिया है, ताकि तुम लोग सॉल्व कर लो। दिया है कि नहीं दिया है, सब कुछ दे रहे हैं हमें, ये सब चीज़ हमें मिल रही है, तो क्यों नहीं उसका हम मज़े लें। 50 4 90। अरे रे 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 रे, मैंने क्या गलती करा, क्या मैंने वर्क डन सही निकाला, सही निकाला है मैंने। ये आया है मेरा 50 प्लस 40 90। ओके, रेजिस्टिव फोर्स है, मैं यही देख रहा था। मैंने ना 40 पर मैं ना एक चीज़ देखता हुआ आया कि 40 को मैं प्लस लिखूं क्या माइनस, तो मुझे अब समझ में आ गया क्यों मैंने माइनस लिखना है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है ना जी। वर्क डन तो नेगेटिव हुआ, फाइन। तो सर 10 कितना आया, 10। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, ग्राफ जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं क्या कहता है। अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज एक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हिच इज कांस्टेंट इन साइज एंड डायरेक्शन। द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द वर्क डन ऑन द पार्टिकल अगेंस्ट द स्पीड। अच्छा, वर्क डन और स्पीड का ग्राफ, और इनिशियली रेस्ट पे था, तो यार ये तो मुझे ईजी लग रहा है। फिर इसका मतलब वर्क नेट इनिशियल, तो फिर मैं दिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर जी, और मुझे तो दिख रहा है वर्क प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, और ऐसा शेप होता है तो मैं तो इसको पैराबोला कहता हूँ। अब पैराबोला ये तो नहीं लग रहा मुझे पैराबोला, ये मुझे लग रहा है पैराबोला। ये डब्ल्यू के अराउंड सिमेट्री होनी चाहिए ना, डब्ल्यू के अराउंड, ये तो एक्स के वी के अराउंड सिमेट्री है ना, मुझे डब्ल्यू के अराउंड चाहिए। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ या तो बी में या डी में। अब ये डॉटेड लाइन का क्या काम है, मतलब क्या बताना क्या चाहते हो इस डॉटेड लाइन से, कि पहले ऐसे जा रहा था ऐसे चला गया, तो बताते रहो तुम लोग। मुझे सिर्फ पैराबोला शेप से मतलब है, तो मैं डी पे जाऊंगा ना, या एक्स्ट्रा दिमाग लगा कि बी लिखूंगा कि देखो उसमें एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन भी है तो मुझे बी लिखना चाहिए। समझ गए, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो कहता है वैसा करके आना, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। अब ये भी मुझे तो सेम वैसा ही लग रहा है। क्या कहना चाहता है, किसके बीच में पूछना चाहता है सर, ये काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बीच में पूछना चाहता है। अब बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, अच्छा रेस्ट कहता है तो यू 0 देता है ये मेरे को रिप्रेजेंट, ठीक है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखना चाहिए मुझे फॉर्मूला, सर हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर मैं वी स्क्वायर को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 2ax, ए भी कांस्टेंट है। वाओ, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं लाना चाहिए था मुझे तुम लोगों के लिए। मुझे तो के प्रोपोर्शनल दिख रहा है एक्स के, तुम लोगों को दिख रहा है एम भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, के प्रोपोर्शनल टू एक्स, और प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ मुझे डायरेक्टली दिख गया है सी। आई होप दिस इज क्लियर।
इजी वाला था ये तो अब ये एक और अगेन ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेम W और F और X के बीच का ग्राफ है, सेम वही वर्क डन तुम्हें निकालना है। तो एक तो होमवर्क दूंगा आज यार, 3 क्वेश्चन ग्राफ के करा चुका हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं सिर्फ, समझ गए। डी आंसर है इसका, करके देखिएगा। अब आ गया हूं मल्टीपल करेक्ट वाले पे, मल्टी करेक्ट आंसर टाइप, ठीक है। रेडी सर, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is hanging fine over a smooth and the light pulley, though a light string. The another end of the string is pulled by the constant force, दिख रहा है 40 न्यूटन. The kinetic energy of the particle increases. अच्छा मतलब चेंज ही है ये तो चेंज दे दिया इन द गिवन इंटरवल. देन टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो मेरे को एक बात बताओ, ये एफ ही तो टेंशन है जी, तो ये मैं पक्की बात कह रहा हूं, ये एकदम आंसर सही है. टेंशन जो है वो 40 न्यूटन के ही इक्वल है. पहला पार्ट एकदम ठीक है, कोई दिक्कत ये तो नहीं है, ये तो बड़ी बात नहीं है, तुम लोगों को सबको समझ में आ गया. अब बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द गिवन टाइम इंटरवल इज 2 मीटर. चेक करना पड़ेगा ना, ये तो मेरे को ये तो चेक करना पड़ेगा जी. कितनी देर में बोला है मुझे? इन द गिवन टाइम इज 2 मीटर. तो ठीक है, मुझे तो एक बात समझ में आई है सर, ये डेल्टा के ही दे रखा है आपको 40 जूल. अब डेल्टा के दे रखा है तो मुझे लिखना चाहिए डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा के. हाँ मान लिया. अब वर्क डन कौन कौन करेगा? मतलब ये 40 न्यूटन वाला ऊपर खींचेगा, 40 न्यूटन वाला ऊपर खींचेगा तो डिस्प्लेसमेंट करेगा. मतलब ये वैल्यू 40 जूल है ना, वर्क 40 जूल है. हाँ, फोर्स है मेरा 40 और डिस्प्लेसमेंट क्या है मुझे पता नहीं. तो 1 मीटर आ रही है यार, 2 मीटर कैसे हुई? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द गिवन टाइम इंटरवल. एक्सेलरेशन, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg. ठीक है सर. नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 40 न्यूटन. नेट कितना हो गया? नेट एक्सेलरेशन तो निकालेंगे नहीं निकालेंगे आप? यस. तो यहां से आप एक्सेलरेशन जब मुझे कहेंगे तो आप लिखेंगे 40 माइनस 20 अपॉन 2 विच इज 20 by 2 which is 10. Fine. Now if I want to find out the displacement, I would write F into S is equals to 40. F is M into A into S, 40. M is 2 kg. Acceleration is 10. Displacement is S. Yes, correct. डिस्प्लेसमेंट मेरा आ रहा है 2 मीटर. मतलब सेकंड पार्ट भी सही हो गया, फर्स्ट भी सही हो गया. बोलो कोई दिक्कत हुई? क्या किया मैंने पहले सोचा कि मुझे डब्ल्यू नेट 40 दे रखा है. अब वर्क के फॉर्मूले में आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाई नॉट टू यूज इट डायरेक्टली ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली यूज कर लेता हूं सर. फोर्स को लिखो MAS 40, MAS, ए अलग से निकाला. एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का निकाला. क्लियर है? अच्छे से क्लियर है सर. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, कोई दिक्कत नहीं है सर. लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी. एक्चुअली एक बात बताऊंगे सर आपको, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन जो है ना, वो डेल्टा 40 के इक्वल है. चेंज है ना? अरे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 40 तो दे रखी है, ठीक है मान लिया. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी वो पूछ रहा है, तो तुम मुझे बताओ वर्क डन बाय टेंशन कितना है. तो वर्क डन बाय टेंशन बताऊं सर, टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है 2 मीटर. तुम्हें वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए तो सर 40 इंटू 2 करो, इसको 40 लिखो. बताऊं वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी मेरा आ रहा है माइनस का 40 जूल. चलेगा तुम्हें? नहीं सर, माइनस का 20 चलेगा. हटाओ फिर.
वर्क डन बाय टेंशन निकालना हो तो सर वो तो 80 है, देखो वो तो देख लो, फोर्स भी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, वो तो 80 है ही है। तो सर इसका आंसर हुआ एबीडी। एबीडी को जो जानते हो यार तुम सब, जो भी क्रिकेट प्रेमी है वो एबीडी को जानते हैं। आंसर है एबीडी। और कमेंट में मुझे बता दो एबीडी क्या है। फाइन फाइन, मतलब अब चाहे एक कॉम्प्रीहेंशन वाला कराता हूं फिर। अब एक कॉम्प्रीहेंशन वाला कराता हूं कि जब ऐसा पैसेज मिलता है हमें और उस पर 2 क्वेश्चन है, दोनों को देखते हैं। तो बेसिकली यार बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है कि सर वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो इनिशियल फाइनल और इनिशियल को माइनस करके आया। अब वर्क डन नेट कौन कौन करता है सर? एक तो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे करता है। दूसरा होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें पाथ पे डिपेंड करता है। तीसरा होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि मेरा मस्कुलर फोर्स। और एक होता है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, जैसे कि ये जो तुम्हारी टेंशन है या ये जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है, ये सारों का वर्क डन। इन सब का नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होगा। मैंने बताया कि कहां वो यूज हो सकता है सर? जहां भी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑन दिस पॉइंट आई वॉन्ट टू टेक यू टू द रिंग ऑफ मास m। दिख रहा है पूरा रिंग m मास का? देखते हैं कैसा क्या करना है इसमें। स्लाइड्स ओवर अ स्मूथ वर्टिकल रॉड, ये रॉड है। द रिंग इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग से जुड़ी हुई है और ये रिंग ऐसे नीचे आती होगी। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे दे रखा है k, ध्यान देना। वेयर 2r इज द नेचुरल लेंथ, इसकी नेचुरल लेंथ 2r है। मेरी बात सुनो, खिंचा हुआ है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं, पर नेचुरल तो 2r है। इज अ नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मैं इसको भी थोड़ा सा मार्क करूंगा 2r। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, ये देखो ये रहा फिक्स्ड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2r फ्रॉम द बेस ऑफ द रॉड, ये रॉड के बेस से 2r डिस्टेंस पे दूर। द मास इज रिलीज एट द हाइट ऑफ 1.5 r, दिख रहा है 3/2r। फाइन, पूछता क्या है? द वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। मैं बहुत स्पेसिफिक रहूंगा यार इस पे। सर वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहिए क्या आपको? हाँ बिल्कुल चाहिए मुझे वर्क डन बाय स्प्रिंग। सर के दे रखा है ना स्प्रिंग का, क्यों नहीं आप ये लगा लेते? के है तो मैंने मान लिया तुम्हारे को, तुमने के दे दिया मुझे, हाफ दे दिया। लाओ एक्स दो मुझे। एक्स क्या होता है सर? सर या तो उसका एक्सपेंशन या उसका कंप्रेशन, या तो उसका एक्सपेंशन या कंप्रेशन। सर नेचुरल लेंथ 2r है, अभी किस पोजीशन पे है भाई? सर आपको दिख रहा है पाइथागोरस से हम ये निकाल सकते हैं वैल्यू। क्या निकाल सकते हो सर? 4r² प्लस 9r² बाय 4। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा ना सर, ये बन जाएगा 16r², तो ये 25r² बन जाएगा सर, अपॉन में 4 बन जाएगा सर। तो सर 5r/2 ये है अभी की कंडीशन, ये है 5r/2 अभी की कंडीशन। पर मैं तुमसे पूछ लूं कि यार x कितना होगा, तो तुम कहोगे सर ये जो 5r/2 आपने खींचा है ना इसको, उसमें से माइनस करो 2r। सर ये 2.5 है, 2.5, तो आपका आएगा 0.5r। x भी मिल गया सर। अब आपको देख लो, अब आपको x भी मिल गया, आपको k मिला हुआ था, तो अब आपको वर्क डन निकालने से कौन रोकेगा? हाफ k लिखें क्या? 4mg/r, और x का स्क्वायर करें तो मैं लिखूं क्या? 1/4 का r²। 4 से 4 मैं कट कर सकता हूं, एक r में कट कर सकता हूं, तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, तो mgr/2। और अगर ऐसा ऑप्शन हमें मिलता है आगे, तो वो हमारा आंसर होना चाहिए। मिल रहा है यार, मजा आ गया। mgr/2 क्या यूज किया मैंने? सर आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग चाहिए था ना, तो आप हाफ kx² यूज करो। मैं तुम्हें पूछना चाह रहा हूं x क्या है? सर जितना भी एक्सटेंड किया है तुमने 2.5r जो भी मैंने निकाल के दिया, उसमें से माइनस किया क्या है? बताइए। ठीक है बात, अच्छी बात। चलिए जी, ये ठीक है। लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास।
बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, बाकी सब करवाए हैं। सर द वेलोसिटी ऑफ द रिंग एज इट रीचेस द ग्राउंड। यार रिंग ऊपर से नीचे गिर के नहीं आएगी, रिंग ऊपर से नीचे गिर के नहीं आएगी। इनिशियली तो रेस्ट पे थी। तो सर कितना अच्छा है ना वो फॉर्मूला, वर्क डन नेट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सर यू तो 0 है तो वो फैक्टर हट गया। आगे आता हूँ। सर वर्क डन बाय नेट मतलब यहाँ कौन कौन वर्क कर रहा है? एक तो वर्क डन बाय स्प्रिंग है, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी है, बस और तो कौन है? फ्रिक्शन तो है नहीं बेचारा। हाफ इंटू मास जो भी होगा देखता हूँ अभी, और मुझे तो वी निकालना है, मेरा तो इंटरेस्ट सारा वी में है। सर वर्क डन बाय स्प्रिंग वो तो मैंने निकाल लिया ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग तो मैंने निकाल दिया ना, mgr/2 लिख दूं? हाँ सर वो तो आप लिख सकते हैं सर, mgr/2। और ये वर्क डन बाय ग्रेविटी ये कैसा है सर, दिखाइए एक बार। इस रिंग के नीचे गिरने में वर्क डन बाय ग्रेविटी, सर वर्क डन बाय ग्रेविटी का तो फॉर्मूला ही याद है हमें, mgh। ये नीचे ही आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, पॉजिटिव ही लिखना सर, और h को याद रखना 3r/2 लिखते हैं सर, mg3r/2 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे m भी काटना चाहिए, मुझे 2 भी काटना चाहिए, ठीक बात है। तो मेरा आंसर आना चाहिए 4gr इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। मेरा v आना चाहिए gr बाहर 2, थोड़ा सा अलग लिख दिया मैंने, पर आंसर ये है 2√gr, 2√gr। इज इट फाइन? इज इट फाइन? ए सही है, सही है। तो दिस इज द पार्ट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिए, बाकी सारा वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व कराया। ये बताया कि जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है तो इसको यूज करना सबसे बेनिफिशियल रहेगा, ईजी है। आगे बढ़ूंगा तो आगे बढ़ूंगा पावर वाले टॉपिक्स पे, एनर्जी वाले टॉपिक्स पे, मैकेनिकल एनर्जी वाली सारी बातों पर, और बहुत इंटरेस्टिंग वर्क एनर्जी को हम कवर अप करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे जाएंगे, हर चीज़ इसको कवर अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू, बाय।